Hello everyone, good morning. Today's topic is how to study and how to read spectrum for modern history. See, if people are worried about your syllabus and you've not gone through that, you will face might some problem. Okay, एक सिंपल सा लाइन बोला जाता है, without knowing the syllabus you can't handle the exam. Just start a study. First of all, you have to go through the syllabus and relate the thing whether it is part of your syllabus or not. Whether it is a part of your syllabus, just go for that. Otherwise, you have to ignore the thing. See, syllabus बहुत vast है and unnecessary कुछ भी पढ़ना doesn't make any sense. वही पढ़िए जो आपके syllabus का part है और उस चीज़ को neglect कीजिए जो कभी कभी पूछा ही नहीं है. Otherwise, you will be in dead trap. ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो. Doesn't make any sense. Here I will show you a book of modern history, a brief history of modern India. एक लाइन में बोले तो ये modern history के लिए रामवन बोला जा सकता है. So in this topic हम discuss करेंगे कि कैसे approach करना है modern history के जो स्टांस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनको कैसे टैकल करना है, कैसे ब्रीफ में उनको एक समरी फॉर्मेट में कैसे उसको रिवाइज करना है, कैसे जो वहीं पे रिकॉर्ड करना है या फिर हाईलाइट करके रखना है. बेस्ट बी टू अप्रोच की कैसे मॉडर्न हिस्ट्री को अप्रोच करेंगे जिससे हमारा अप्रोच जो बीपीसी अदरवाइज यूपीसी जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज अ बुक ऑफ स्पेक्ट्रम and the first page is this book by Rajiv Ahir, an IPS officer, such a great personality. Here is our first topic is that is unit 1 sources for the history of modern India. क्या क्या सोर्सेज थे, लाइक सेंट्रल सोर्सेज क्या थे, आर्काइव में क्या क्या मेंशन किया हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या सोर्सेज थे. तो इन सब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है, ये सब टॉपिक को इस टॉपिक में हम लोग को समझने के लिए मिलता है. देन मेजर अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसमें क्या कॉलोनियल अप्रोचेस क्या थे, नेशनलिस्ट अप्रोच क्या थे, मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या थे. तो इन सब टॉपिक में वो चीज़ हमें समझने के लिए मिलेगा. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी नीड टू स्टडी दिस टॉपिक? इफ यू लुक ओल्ड बीपीसी एज वेल एज यूपीएससी पेपर, commission never asked as, so you can skip this thing. See, syllabus is too vast, so we have to read which is relevant for our exam. हम लोग को मास्टर्स और पीएचडी नहीं करना है. ओके, देन हियर इज यूनिट 2 दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. इससे जब पिछले 10 ईयर्स का PYQ देखते हैं तो अप्रॉक्स 1 क्वेश्चंस आर प्रोबेबली आस्क्ड बाय कमीशन, लाइक कौन सा यूरोपियन कंपनी कब आया, कौन सा कंपनी पहले कौन आया, लास्ट में कौन गया, देन कौन सा कंपनी फैक्ट्रीज कहाँ स्टैब्लिश किया. दैट विल बी फेयर इनफ फॉर दैट. सो एक बार गो थ्रू कर लेंगे ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले टॉपिक है वो उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. इसमें भी ये लाइक सिमिलर जैसे मैंने ये बताया, ये भी एक सिमिलर टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस ना के आने का ये चांसेस है. सो ओनली दो टॉपिक को एम्फेसाइज करना है जिससे कमीशंस ऑलवेज क्वेश्चंस आस्क करते हैं. अननेसेसरी कुछ भी पढ़ना दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी. ओके, अब नाउ द टॉपिक इज एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इंडिया. अब कैसे ब्रिटिश पावर अपना एक्सपेंशन करने लगे, एक्सपेंशन पॉलिसीज को पढ़ना है, लाइक कैसे टेरिटोरियल वॉर्स के थ्रू या बॉर्डर डिप्लोमेसी के थ्रू तो वो एक दूसरे से फाइट करने के बाद उसके टेरिटरी को एक्वायर करने लगे. देन ये सब लाइक बीपीसी ऑलवेज आस्क मैसूर वॉर्स, लाइक मराठा वॉर, लाइक उसके टेरिटरीज, तो एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू करना है. ओके, देन हियर इज यूनिट 3. हियर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. हियर स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 3 पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857. 1857 रिवॉल्ट से पहले ब्रिटिश जो लोग थे उनका क्या स्टांस था. लाइक ट्रैवल मूवमेंट हुआ, बहुत से ट्रैवल मूवमेंट हुए, लाइक सिविल अपराइजिंग्स हुए, तो इनका क्या रोल था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. ओके, इफ यू गो टू द एंड ऑफ द चैप्टर राइट अवे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन शो यू 139. ओके, एक सेकेंड. हाँ, here you can show a summary format. If you go to the end of the chapter,
right away you can see a summary of chapter. Here is a summary. Of course, you need to know this. If you just quickly read this, only 2 pages. Okay, only 2 pages. That will be more than 10 minutes enough for that. Will sufficient. You have to go through that. Even if not known about the chapter, this will help to read about this chapter. एक बार चैप्टर को रीड करने से पहले एक बार समरी फॉर्मेट को गो थ्रू कर लेना है. दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर दैट. ओके, मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है. अगेन ये टॉपिक द रिवॉल्ट ऑफ 1857. इससे बीपीसी ऑलवेज एक क्वेश्चन पूछता है लाइक कहाँ से कौन सा लीड कर रहा था, कौन सा मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे, किनका ये कौन सा मूवमेंट कौन से एरिया में हुआ, देन इनके कॉजेस क्या थे, इनका ये क्या बोलते हैं, बिगनिंग कैसे हुआ, स्प्रेड कैसे हुआ, देन फिर व्हाई वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैपेंड, कौन सी जगह से कौन लीड कर रहे थे. ये सब कमीशंस ऑलवेज पूछते हैं. ये बीपीसी का कोर एरियाज है. तो इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे. लाइक मैं दिखाता हूँ 176 पेज का समरी. जैसा कि मैंने बोला कि समरी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है चैप्टर पढ़ने से पहले. हियर यू कैन शो कि समरीज कितना इंपॉर्टेंट है. सी विद सेंटर फॉर रिवॉल्ट, कौन सा सेंटर पे कौन लीड कर रहे थे. अगेन बीपीसी का फेवरेट एरिया है. यहाँ से एक क्वेश्चन कमीशन ऑलवेज पूछता है. जस्ट गो थ्रू कर लेंगे एक बार इसको अच्छे से. कौन सा रिवॉल्ट को कौन सा प्रेस कर रहा था. अगेन ये इंपॉर्टेंट है. ब्रिटिश का क्या रेजिस्टेंस था, कॉजेस क्या था, कॉजेस फेल कैसे हुआ, फिर नेचर कैसा था रिवॉल्ट का, बहुत सारे हिस्टोरियंस का क्या व्यूज़ था. तो ये सब सारे समरी फॉर्मेट में एक जगह दिए हुए रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि एक स्टांस में एक बार पूरे चैप्टर को गो थ्रू करने का. दिस इज अ बेस्ट वे टू स्ट्रेटजी कि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार उसके क्या बोलते हैं समरी फॉर्मेट को एक बार गो थ्रू कर लेना है. दैट इज फेयर इनफ. एंड वो टॉपिक आपको फिर मतलब कि अच्छे फॉर्मेट में समझ में आएंगे कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा है. देन अगेन सोशल लीडर्स रिफॉर्म. अगेन वन क्वेश्चन आर ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम बीपीसी लाइक कौन से मूवमेंट को कौन से स्टार्ट किए. राजा राम मोहन रॉय बीपीसी का की एरिया है. विवेकानंद के बारे में, ब्रह्मो समाज के बारे में, इंडिया के मूवमेंट के बारे में, हेनरी वान डिरोजिया का क्या रोल था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या रोल था, सती को वायलेंट हटाने में राजा राम मोहन रॉय का क्या रोल था. अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसको अच्छे से एक बार कर लेना. देन बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया. मॉडर्न नेशनलिज्म का बिगनिंग मतलब शुरुआत कैसे हुआ, सारे क्या क्या की फैक्टर्स थे. देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैसे कांग्रेस को फाउंडेशन हुआ, कौन उसमें क्या बोलते हैं ये गवर्नर जनरल कौन थे, सेप्टिबल थ्योरी कौन क्या है, मॉडरेट का अप्रोच क्या था, एक्सट्रीमिस्ट का अप्रोच क्या था. हियर यू ऑल नो टू रीड इन दिस चैप्टर. ओके, देन इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म कैसे एक्सप्रेस हुआ. तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे मिलिटेंट लोग मतलब कि मिलिटेंट स्कूल्स ऑफ थॉट क्या थे, स्वदेशी एंड वाइकआउट मूवमेंट क्या था. देन पार्टीशन बंगाल कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कब कैंसिल हुआ. अगेन बीबीसी फैक्चुअल डेटा इसको बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज अब करने लगा है. देन यहाँ से आप लोगों को फैक्चुअल डेटा भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे. सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगेन फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी 1907 से 1970 तक रिवोल्यूशनरीज का क्या रोल रहा. अगेन अलग अलग एरिया में सर्वे ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, बंगाल में क्या एक्टिविटीज़ था, महाराष्ट्र, पंजाब, अदर एरियाज़ में क्या क्या जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ थे, वो हम लोग को रिवोल्यूशनरी के बारे में इस टॉपिक से पढ़ने को मिलेगा. देन अगेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल रिस्पॉन्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या पोजीशन था, जो आप लोग जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. उसमें ब्रिटिशर्स का क्या स्टांस था, इंडियंस का क्या स्टांस था. देन अगेन इसमें होम रूल के बारे में पढ़ना है. देन होम रूल कौन स्टार्ट किया, फर्स्ट होम रूल कौन स्टार्ट किया. देन सेकंड फर्स्ट मैं बता देता हूँ, फर्स्ट जो आप लोग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्टार्ट किया गया. एंड देन सेकंड जो इनिवेशन, जब बात करें बाल गंगाधर तिलक का तो अप्रैल 1916 में, एंड इनिवेशन का तो सितंबर 1916 में. तो अगेन ये फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो बीपीसी ऑलवेज पूछता है. ओके, हियर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज बीपीसी एज वेल एज यूपीसी का एक फेवरेट एरियाज हमारे बापू गांधी जी के बारे में. इमरजेंस ऑफ गांधी, कैसे गांधी जी का इमरजेंस हुआ, कैसे गांधी जी इंडियन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए. तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो हम लोग इग्नोर कर नहीं सकते. गांधी जी इंडिया की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह बीपीसी का फेवरेट एरियाज है. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह. देन इससे हमेशा क्वेश्चन करते हैं. चंपारण सत्याग्रह में कब हुआ, किसके बुलाने पर गांधी जी गए. दिस इज फेवरेट एरियाज दैट इज कमीशन ऑलवेज आस्क्ड. देखो
चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन ऑलवेज कंफ्यूजिंग होता है, ये पूछते रहता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोलते हैं, खेड़ा सत्याग्रह को फर्स्ट नॉन कॉम्प्रोशन बोलते हैं। देन ये इन दोनों में डेट में कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों एक ही डेट है, 1918 1918 दोनों एक ही डेट है। सो पहले हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अहमदाबाद खड़ा खड़ा गया, then just a simple trick and nothing else. So then we can relate. Okay, now Rowlatt Act again important, Jallianwala Bagh, as you know that such a horrible instance. So again important, इसका डेट क्या था, डेट कब है, इसका कॉजेस क्या था, अगेन इंपॉर्टेंट। रॉलेट एक्ट 1919, ये डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा में वनडे एग्जाम में डेट भी पूछ देता है, तो अगेन इंपॉर्टेंट। देन गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, अगेन इंपॉर्टेंट, खिलाफत का क्या इशूज है, ये टॉपिक है जो गांधी ईरा का कुछ टॉपिक है, प्री एज वेल एज मेन्स है। प्री में तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, एज वेल एज मेन्स में भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का जो भी स्टांस था उसके बारे में लोग को पढ़ने को मिलता है। देन इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस, सोशलिस्ट आइडिया, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, स्वराजिस का क्या स्टांस था, सोशलिस्ट का क्या स्टांस था। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, हमने देखा कि 1907 से 1917 में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी एक्टिव थे उनका क्या स्टांस था, नो चेंजेस, प्रो चेंजेस, एज यू नो दैट कि ये सब चीज़ें हम लोग को एक ब्रीफ फॉर्मेट में इस बुक में कवर करना है। उसके बाद हमारा बुक आता है साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन का क्या में क्या क्या मेंशन किया हुआ था, नेहरू का क्या स्टांस था, वो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। देन सिविल सीडीएम एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देन सिंपल, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाई नॉट ट्रायंगल, व्हाई नॉट सर्किल, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, देन इरविन का क्या डिक्लेरेशन था, इरविन डिक्लेरेशन इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। देन व्हाई सॉल्ट वाज चूजन एज एन इंपॉर्टेंट थीम, अगेन ये क्वेश्चन आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगेन डांडी मार्च बीपीसी का कोर एरिया, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। कराची सेशन अगेन इंपॉर्टेंट राउंड। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज गांधीज डाइड बट नॉट गांधीज में, 21 सेशन में गांधी जी ने बोला था, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ना है, 1930, 31, 32 किस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट किए, किस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी बाइकआउट किए, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है। कौन से सेशन को, कौन से ऐसे लीडर थे जो तीनों सेशन को लीड किए, तीनों सेशन में पार्टिसिपेट किए, तो अगेन ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कम्युनल वार्ड क्या है, पूना पैक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार जो इंपॉर्टेंट है, मैंने एक लाइन में बोला कि जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है, उसको स्किप नहीं करना है। अगेन फिर डिबेट इन फ्यूचर स्टडी अबाउट सीडीएम का क्या फ्यूचर स्ट्रेटजीज होगा, जो फिर कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, कांग्रेस का क्या मतलब रूल रहा, कांग्रेस का क्या स्टांस रहा। तो इन सब टॉपिक को पढ़ते हुए हम लोग 1947 तक पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद देखिए, जब चैप्टर 8 की बात करते हैं तो नेशनल रिस्पॉन्स इन वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर, जहाँ की हमने देखा कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, अगेन 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। देन इसमें क्या जो ब्रिटिश का क्या स्टांस था, इंडियन का क्या स्टांस था, स्पेशली गांधी जी का क्या स्टांस था, तो हम लोग इसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगा। इसमें क्राइसिस ऑफ कांग्रेस में क्या क्या क्राइसिस आने लगे वो पढ़ने को मिलेगा। हरिपुरा सेशन क्या था, त्रिपुरी सेशन क्या था, कैसे राजेंद्र बाबू प्रेसिडेंट बने, ये सब कुछ गांधी जी का, गांधी बोस का आइडियोलॉजी में क्या क्या डिफरेंसेस थे वो पढ़ने को मिलेगा। कि गांधी जी ऑल्दो गांधी जी एंड बोस एक सबका सोल गोल क्या था गाइस, इंडिपेंडेंस एंड नथिंग एल्स, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी एक जैसे नहीं थे। कोई डायरेक्ट हिट करके वो इंडिपेंडेंस लेना चाहता था, कोई बहला फुसला के इंडिपेंडेंस लेना चाहता था, तो सबका गोल एक ही था। देन इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेशनल रिस्पांस क्या था, कि हाँ पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, कुछ शर्तें रखे गए थे, वो आप लोग को इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि प्री और मेंस के लिए, जो कि बीपीएससी का फेवरेट एरिया है, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, कौन लीड किए, तो ये सब इसमें डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। इसमें सारे नेता, आप लोग पता है कि सारे नेता को जेल, जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेल डाला गया था। तो कैसे छोटे छोटे लीडर्स थे जो क्या बोलते हैं इंडिविजुअली मूवमेंट को लीड किए, अपने अपने एरियाज में मूवमेंट को स्प्रेड किए। एक से जो मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जो गवर्नमेंट का रिप्रेशन देखने को मिलता है। फिर उसमें फिर एक और जो ये फिनोमेना है लाइक फेमिन ऑफ 1943 वो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग राजगोपालचारी फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, देसाई लियाकत अली पैक्ट जो है था वो पढ़ना है। देन बाइबल प्लान पढ़ना है। फिर मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था, फिर पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो क्या था, फिर कैसे कैबिनेट मिशन आए, कैसे
क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म इंडिया में स्प्रेड हुआ, फिर इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन के बारे में क्या क्या, कैसे कैसे पार्टीशन के लिए एग्री किया गया. सो दिस वे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो सिलेबस का पार्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से एम्फेसाइज करेंगे. ये हमें सिर्फ PYQ के थ्रू पता चलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट द स्टडी विथ सिंपली रिपोर्ट ऑफ 87. जस्ट गो थ्रू PYQ. फर्स्ट यू ऑल नीड टू नो अबाउट PYQs. PYQ में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया. जस्ट नो नीड टू रिमेंबर और emphasize the topic. Just simply see the topic कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन यू स्टार्ट स्टडी विद द स्पेक्ट्रम एंड यू नॉट नीड टू मग अप द एक्स्ट्रा फैक्ट्स. सिंपल से एक बार गो थ्रू कर लेना है. उसके बाद फिर वो धीरे धीरे PYQ से आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि PYQ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. फर्स्ट गो थ्रू PYQ देन गो फॉर चैप्टर. ओके, अब एक सिंपल सा टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ कि इसी में ज़्यादा नोट्स के लिए सबसे पहले तो नोट्स की बात करेंगे. तो नोट्स इस मतलब कि सैक्रोसेंट. नोट्स को इग्नोर नहीं कर सकते. खुद का नोट्स अगर बना हो तो सिंपली यू कैन रिवाइज इन अप्रॉक्स 1 आवर 2 आवर, दैट विल मोर इनफ फॉर दैट. लेकिन अगर बुक उठाने जाए तो ये अप्रॉक्स 600 to 700 पेजेस का बुक है. दैट विल नॉट इवर हैपेंड इन फर्स्ट इंस्टांस. ओके, अब मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि पढ़ना कैसे है. 176 देखो, हेयर इज इकोनॉमिक कॉजेस, सॉरी हेयर इज रिवॉल्ट ऑफ 87. इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि क्या क्या कैसे कैसे स्प्रेड हुआ. देन द 1857 रिवॉल्ट, मेजर कॉजेस क्या थे. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे, फिर पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या थे, सोशल रिलीजियस कॉजेस थे, इन्फ्लुएंस आउटसाइड इवेंट, डिस्कंटेंट अमंग सिपॉइज. तो देखो एक बार जब सिंपली रीड करना स्टार्ट करते, कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी. द peasantry were never rely to recover from disability imposed by the new and highly unpopular revenue settlement. देखो एक कीवर्ड आया हमारा रेवेन्यू सेटलमेंट. इसको जस्ट हाईलाइट कर देंगे. रेवेन्यू सेटलमेंट यू कैन गो थ्रू मार्कर एंड यू कैन गो थ्रू द पेंसिल. रेवेन्यू सेटलमेंट ये हाईलाइट, ये हमारा कीवर्ड हो गया. जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो सिर्फ रेवेन्यू सेटलमेंट देखेंगे कि हाई अनपॉपुलर एंड हाई रेवेन्यू सेटलमेंट. देखो एक कीवर्ड है, आप इसको ये कर सकते हो या फिर हैवी टैक्सेशन. ये दोनों कीवर्ड हैं. ये दो कीवर्ड जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि एक इकोनॉमिक कॉजेस हैं. फिर देखो न्यू लैंडलॉर्ड्स. देखो मनी लैंडर और जो ट्रेडर्स थे, नए लैंडलॉर्ड्स के रूप में क्या उभरे थे. वो क्या करते थे कि जो मतलब कि इंडेप्टनेस, डे ट्रैप में फंसाते थे. जो फॉर्मर्स लोग थे, जो हम लोग उसमें देखते थे कि हैवी लोन देके उसको क्या करते थे, डे ट्रैप में फंसाते थे. जस्ट नो नीड टू रिमेंबर द फैक्ट्स एंड नो नीड टू मग अप द फैक्ट्स. जस्ट गो थ्रू कीवर्ड्स. ओके, here you can see this good and highly skilled Indian craftsmen are forced to look the alternate source of employment. Okay, here political causes. Here you can highlight doctrine of lapse. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था. तो ये सब कीवर्ड्स हैं, इसको आंसर्स में दिखाना है. ये जब आप रिवाइज करोगे तो यू कैन सिंपली हाईलाइट द कीवर्ड्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था और कौन लाया था. जैसे देखो लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था. तो ये सब कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है. देखो अब सिंपल सा एक बार, जब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ के बताऊं, बट सिंपल सा एक मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे एक बुक्स को ओवर थ्रू करना है और कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करना है. तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी. देन जस्ट गो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज. थैंक यू.